तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुई जैंग और लियो चेन ने स्मॉल टाउन में अपना एक शतरंज का जाल बिछाया। उन दोनों ने अपने अपने दाव खेले। सुई जैंग का मोहरा था चेनपिंग और लियो चेन का था शीशांग। इन दोनों की दाव पेच इस लेवल तक पहुंच गई जहां पर स्मॉल टाउन तबाही के कगार पर था। तो फाइनली लियो चेन समय को पीछे की तरफ रिवर्स करते हुए कैटास्ट्रोफी को टाल लेता है। वहीं पर चेनपिंग अब सोड वॉल की तरफ निकलने वाला था ताकि वो निंग्याओ की सोड को उस तक पहुंचा सके। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जैंग को देख पाते जो कि अपने ही ओल्डर फॉर्म सुई जैंग के साथ शतरंज खेल रहा था। वो कहता है कि तुमने तो लॉर्ड जीशी के साथ काफी अच्छी तरीके से डील की। अब हम आसानी के साथ सुई डायनेस्टी की जमीन का यूज कर सकते हैं और उनके पास शांति की मांग करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। हमारी डायली डायनेस्टी की आर्मी उनके सामने से साउथ में मार्च करेगी और वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस बार तो सुई डायनेस्टी पूरी तरह से फिनिश ही समझ लो। जिस पर सुई जैंग कहने लगे कि भले ही फिलहाल सुई डायनेस्टी का गाओ क्लैन जलीलियत फील कर रहा होगा लेकिन दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जिस पर जैंग कहने लगा कि वो चीजें मैटर नहीं करती। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अब साउथ में भी हमारी डायली डायनेस्टी का परचम लहराएगा। जिस पर सुई जैंग कहने लगी कि हुआंगटिंग किंगडम के होंग क्लैन ने भी हमारे सामने सरेंडर कर दिया। तुमने वहाँ पर काफी अच्छा काम किया था। चेनपिंग को लिंग्यून सेक के खिलाफ करके वहाँ के वाटर गॉड को सबक सिखाया। उस वक्त तुमने हमारे मास्टर की पावर सुधार लेकर ग्रेट वाटर पैलेस में तबाही मचा दी। सच बताओ तो तुम्हारी वो मूव काफी ज्यादा क्लेवर थी। जिस पर जैंग कहने लगा कि मैंने उस चालबाजी से हमारे डायली डायनेस्टी के साउथ कैंपेन का रास्ता ओपन किया, साथ ही मेरे मास्टर चेनपिंग के दिल पर का बर्डन भी थोड़ा सा कम कर दिया। तो सुई जैंग कहने लगी कि उस दिन तो चेनपिंग तुम्हें खत्म करने के काफी ज्यादा करीब था और तुम अभी भी उस पर फेवर कर रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम चेनपिंग को कब से पसंद करने लगे। जिस पर जैंग बताता है कि चेनपिंग अब मेरे मास्टर है और उस दिन उसने अपनी सोड एनर्जी का यूज करके बस मेरा दिमाग ठिकाने पर लाया था। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही कि मेरे मास्टर चेनपिंग ग्रेट पाथ पर चल रहे हैं। तो सुई जैंग कहने लगे कि तुमने ही चेनपिंग को एक सीक्रेट लेटर भेज के लिए बाओजिन को पीटने के लिए भेज दिया। उस दिन चेनपिंग बाओजिन की पिटाई लगाने इसलिए गया था क्योंकि तुमने उसके कान भरे। तुम्हें क्या लगा मुझे ये बात पता नहीं चलेगी? जो सुनते साथ ही जैंग सुई जैंग पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तू एक नंबर का कमीना बुड्ढा है। तूने ही बाओजिन का यूज करके शीशांग को स्मॉल टाउन में क्यों लाया गया था ये बात एक्सपोज करवा दी। तुम उस बाउजिन की मदद से चेनपिंग के माइंड स्पेस को शटर करवाना चाहते थे। तुमने मेरे मास्टर के खिलाफ साजिश रची। तो अब ये मत भूलना कि मैं भी तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई चाल चलूंगा। सपने में भी मत सोचना कि तुम मेरे होते हुए मेरे मास्टर को हर्ट कर सकते हो। सो गाइस जैंग की बातों से ये साबित हो गया कि वो चेनपिंग के साथ पूरे दिल से लॉयल बन चुका। वो तो अपने ही ओल्डर फॉर्म को डांट रहा था। तभी सुई जैंग उससे कहने लगे कि चेनपिंग ने शीशांग से वादा किया था कि वो सिर्फ एक बार ही बाओजिन को जिंदा छोड़ेगा और उसके बाद बाओजिन के साथ क्या होगा ये तो खुद चेनपिंग को भी नहीं पता। ये सारा मेरा ही प्लान था। फिलहाल बाओजिन हमारे काम आ रहा इसलिए वो जिंदा है। एक बार उसका यूज खत्म हो जाए तो वो भी ऊपर वाले के पास पहुंच जाएगा। मैं भी उसे मारना चाहता हूँ जो चेनपिंग से नफरत करेगा। अभी सुनते साथ ही जैंग तुरंत ही उन्हें मस्का मारते हुए मसाज देने लगा। वो कहता है माफ करना बुढ़ाओ, मुझे लगा तुम मेरे मास्टर के खिलाफ हो। तो उसकी हरकतें देखकर सुई जैंग कहने लगा कि पता चल रहा कि तुम ची कल्टीवेशन की 10वीं लेवल तक इतने साल अटके क्यों थे? तुम किसी काम के नहीं हो। जो सुनकर जैंग कह रहा था कि लोग तो खुद को कोसने के लिए अपने अतीत को ब्लेम करते हैं और तुम हो कि मुझे डांट रहे हो जबकि मैं तुम्हारा ही फॉर्म हूँ। पता नहीं तुम्हें खुद को जलील करने में इतना मजा कैसे आ रहा। वैसे मुझे एक और बात समझ नहीं आ रही कि तुमने और लियो चेन ने सब कुछ इतनी शांति के साथ कैसे निपट लिया। ना कोई फाइटिंग ना कोई झगड़े। तुम दोनों की डील तो बड़ी ही खामोशी के साथ हुई। तुमने तो उसके मुंह पर अपना चेस पीस भी फेंक के नहीं मारा और यहाँ पर जैंग उनके मुंह पर अंगूर मार रहा था। सुई जैंग और जैंग की मीटिंग काफी अजीब है। गाइस सुई जैंग के साथ ऐसा बर्ताव होना मजे का लग रहा था। तो सुई जैंग उससे कहते कि लियो चेन और मैं हम दोनों भी एक एक कदम पीछे हट गए। उसने डाली के माओ कुजान पर कब्जा नहीं किया और उसके बदले में मैं शीशांग को आजाद कर चुका हूँ। शीशांग अब पूरे हावरान वर्ल्ड में ट्रैवल करके अपने स्टडीज को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अब शीशांग चेनपिंग के बहुत बड़े कर्जे के नीचे दब चुका। चेनपिंग का सारा फॉर्चून उसके पास है और चेनपिंग ने उसे वापस लेने से भी इनकार कर दिया। मगर आज न कल शीशांग को चेनपिंग का ये एहसान चुकाना ही पड़ेगा। तो जैंग कहता है कि चाहे तुम इसे किस तरह से ही क्यों ना देखो, तुम्हारी हर एक चाल मेरे मास्टर
मास्टर से ही कनेक्टेड है। मेरे मास्टर चेनपिंग है इतने ऑसम कि उनका कोई जवाब नहीं, मगर लियो चिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। आपने उसे और भी कुछ देने का प्रॉमिस किया होगा। जिस पर सुइजैंग कहने लगी कि लियो चिन हमारे ग्रैंडफादर के साथ फाइट करना चाहता था, तो मैंने भी उसकी बात मान ली। और तुम टेंशन मत लो, हमारे ग्रैंडफादर खुद उसके साथ मुकाबला करने के लिए बेताब थे। तो लियो चिन अब उनसे मिलने पहुंच जाता है ताकि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। और अब हम देख पाते हैं शाओटोंग को, जो कि हमेशा जैसे बदतमीजी पर उतर आया था। इस बंदे की किस्मत ही इतनी खराब है कि जिससे भी टकराएगा वो जरूर से पावर हाउस होगा। तो शाओटोंग लियो चिन से पूछने लगा कि बता भाई, तू मुंह उठा के कहाँ जा रहा? क्या तुझे पता है यहाँ के पास वाले जंगल में सबसे भयानक ब्लैक पाइथन घूमता रहता। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आज उसे भूखा रहने का हुक्म दिया है, वरना तू तो कब का ही उसका खाना बन जाता। तो लियो चिन भी नौटंकी करते हुए कहने लगा कि ओ अच्छा, फिर तो मैंने इस नन्हे उस्ताद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो शाओटोंग कहने लगा सुन मेरी बात, अब मेरे मास्टर यहाँ पर है नहीं तो मैं ही बैम्बू हाउस का करता धरता हूँ, सो अब यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलेगा। जो सुनते साथ ही लियो चिन उससे पूछने लगा कि भाई क्या आप अपना नाम बता सकते हो? जिस पर शाओटोंग ने खुद को ड्रैगन किंग घोषित कर दिया। साथ ही वो लियो चिन के सामने काफी मजे के साथ स्टाइल मार रहा था। और उतने में एल्डर चेंग उससे कहने लगे क्यों इस सांप के पिल्ले, तेरे हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए जो तू इस बंदे को इनवाइट कर रहा। अब शाओटोंग थोड़ा सा पैनिक होकर लियो चिन से पूछता है कि मेरे भाई तू कहीं गलती से 10वीं या 11वीं रैंक का कल्टीवेटर तो नहीं है ना? अब जैसे ही लियो चिन ने ना में जवाब दिया, शाओटोंग का कद दोबारा से ऊंचा हो गया। वो एल्डर चेंग से कहता है कि मैंने इस लिटिल डाविस्ट को अच्छे से तमीज सिखा दी, अब ये मुंह उठा के कहीं नहीं जाएगा। तो एल्डर चेंग उसे बताने लगे कि तू जिसे तमीज सिखा रहा था वो किंगमिंग हेवन के डाओ पैट्रियार्क का तीसरा डिसाइपल है, और अगर इस दुनिया के पूरी डाओइस्ट ऑर्डर की बात की जाए तो इनकी रैंकिंग 3rd है। इनका नाम है लियो चिन। जो सुनते साथ ही बेचारे शाओटोंग को दिल का दौरा पड़ गया। वहीं पर लियो चिन बड़ी फनी अंदाज में उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। बेचारा शाओटोंग तो सीधा नीचे गिर गया, अब तो उसके शरीर में प्राण ही नहीं बचे थे। इधर लियो चिन एल्डर चेंग से पूछने लगे कि बताओ क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? तो एल्डर चेंग उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगे कि यही तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 14वीं रैंक के किसी जीनियस का मुकाबला करूं। तो ग्रैंड मास्टर लियो चिन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। इधर बेचारे शाओटोंग की नैया तो डूब ही गई। वहीं पर लियो चिन उसे हल्के से टैप करते हुए पॉन्ड में फेंक देते हैं। और अब वो एल्डर चेंग से कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ 1 या 2 राउंड ही फाइट कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम 4 या 5 राउंड फाइट की मांग करोगी तो इससे मेरे जैसा डाओइस्ट मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि मैं किंगमिंग हेवन का बंदा इस हावरान रैल्म में अपनी सारी पावर्स का यूज नहीं कर पाऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से एक स्पेस में चले गए। इधर जैंग कह रहा था कि लियो चिन इस दुनिया में आने के बाद उसे हावरान वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो करना होगा। इस बैटल में वो सिर्फ 13वीं रैंक तक की पावर का ही यूज कर सकता है। जिस पर सुइजैंग बताने लगे कि लियो चिन काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसने एक पॉकेट रैल्म बनाई और उसमें उनका मुकाबला होगा, यानी कि वो पॉकेट रैल्म हावरान वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ पर वो अपनी 14th रैल्म की सारी पावर का यूज कर सकता है, और वो भी बिना किसी रूल को ब्रेक किए। इधर लियो चिन भी एल्डर चेंग को यही बता रहा था कि अब हम इस पॉकेट रैल्म में है तो हावरान के लिटरेरी टेम्पल के रूल्स मुझे बाइंड नहीं कर सकते। मैं अपनी फुल पावर का यूज कर पाऊंगा, तो तुम भी बिल्कुल कसर मत छोड़ना। जिस पर एल्डर चेंग कहने लगे कि आप वाकई जोशीले हो और मुझे ऐसे हाई स्पिरिटेड लोग पसंद आते। तो लियो चिन कहने लगा कि जब मैं जवान था उस वक्त मैंने हावरान वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके न जाने कितनी 10वीं रैल्म वाले मार्शल आर्टिस्ट को गैदर किया, चाहे इसमें एम्परर हो या फिर रास्ते पर रहने वाला आम आदमी, तो वो लोग ही मेरे बिहाफ में तुम पर पंच हिट करेंगे। और इतना कहते साथ ही उन सभी 10वीं रैल्म वाले मार्शल आर्टिस्ट को एल्डर चेंग पर रिलीज कर देता है। हालांकि एल्डर चेंग ने बड़ी तेजी के साथ अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर थोड़ी देर में वो इतने सारे बंदे उन पर भारी पड़ जाते हैं। हालांकि इससे तो एल्डर चेंग को और भी ज्यादा मजा आने लगा। वो कह रहे थे कि लगभग 100 सालों के बाद मैं इतनी जबरदस्त फाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने भी अब उन बंदों की धुलाई लगाना शुरू कर दी। अपनी जबरदस्त मूव के साथ उन कल्टीवेटर्स पर पंचेस की बारिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में वो सारे मार्शल आर्टिस्ट उन पर भारी पड़ते हुए उन्हें दबोच लेते हैं। यहाँ पर एल्डर चेंग पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में थे, लेकिन उतने में ही उन्होंने खुद को आजाद करते हुए 1 बाय 1 उन सबकी धुलाई लगा दी। यहाँ पर इतना जबरदस्त मुकाबला हो रहा था कि पॉकेट रैल्म पर भी इसका असर होने लगा। और गाइस इसी मुकाबले के दरमियान मैं आपको इस
सीरीज के कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। दरअसल यहाँ पर कल्टीवेशन की दो मेन पाथ है, पहली है ची रिफाइनर और दूसरी है मार्शल आर्टिस्ट। अगर पहली पाथ यानी कि ची रिफाइनिंग की बात की जाए तो इसमें टोटल 15 रेल्म है, यानी कि 15 रेल्म। सो फर्स्ट रेल्म से लेकर 13वीं रेल्म तक ब्रेक थ्रू करना एक हिसाब से पॉसिबल भी है, लेकिन जो इसके बाद आने वाली 14th और 15th रेल्म है इन्हें लॉस्ट रेल्म कहा जाता, क्योंकि इन पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते। और जो भी कल्टीवेटर 14वीं और 15वीं रेल्म पर जाएगा उसके पास दुनिया के लॉस को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी होगी। ऐसे लोग टाइम को रिवर्स करके फ्यूचर के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लियो चेन और सेंट जीशांग, ये दोनों भी ची रिफाइनिंग की 14th लेवल पर हैं। अब इसी ची रिफाइनर पाथ के अंडर दो सब पाथ हैं, एक है सोड कल्टीवेटर और दूसरी है कन्फ्यूशियन सेज पाथ। सोड कल्टीवेटर्स अपनी भयानक बैटल्स और किलिंग सोड एनर्जी के जरिए खुद को पावरफुल बना सकते। सो अगर सोड कल्टीवेटर्स का एग्जाम्पल बताया जाए तो इसमें आते हैं आलियांग, सोड इमोर्टल, जू और निंग्याओ। वहीं पर कन्फ्यूशियन सेजेस पाथ काफी ज्यादा अलग है। ये लोग पीसफुली स्टडी करके कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं। ये लोग पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर फॉर्म कर सकते। इनके टैलेंट और टीचिंग की अंडरस्टैंडिंग से ये लोग 15वीं रेल्म तक भी जा सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल से सेंट जीशांग, सेंट वीशांग और सुइजैंग। अब बात करते हैं इस दुनिया की कल्टीवेशन के सेकंड पाथ यानी कि मार्शल आर्टिस्ट की। तो इस पाथ में सिर्फ 10 रेल्म है। 11वीं रेल्म अवेलेबल तो है मगर वहाँ कोई जा नहीं सकता, और इसी वजह से 10वीं रेल्म को स्टॉप रेल्म भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद कोई भी मार्शल आर्टिस्ट पाथ का बंदा आगे बढ़ नहीं सकता। और अगर कोई गलती से 11वीं रेल्म पर पहुँच पाया तो वो सीधे एक मार्शल गॉड बनेगा। और इसी वजह से इस सीरीज में शुरू से ही कहा गया कि 10वीं रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही कम पाए जाते। अगर मार्शल आर्टिस्ट की स्पेशलिटीज की बात की जाए तो ये लोग स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं करते और ना ही इन्हें किसी ट्रेजर पर डिपेंड रहना पड़ता। ऐसे लोग अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि इन्हें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग की किस कदर धुलाई हुई। दरअसल चेनपिंग ने मार्शल आर्टिस्ट पाथ को चुना था तो एल्डर चेंग बस उसे स्ट्रांग बना रहे थे। अगर एल्डर चेंग की बात की जाए तो ये मार्शल आर्टिस्ट की 10वीं रेल्म के पिक पर पहुंच चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी एक हाफ मार्शल गॉड बन चुके थे। इस पाथ में ना कोई शॉर्टकट चलता और ना ही ट्रेजर्स। ये पाथ प्योरली तुम्हारे हार्डवर्क पर निर्भर करती। और गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पॉइलर देना चाहती हूँ। दरअसल चेनपिंग ही एक पहला ऐसा बंदा बनेगा जो कि मार्शल आर्टिस्ट भी होगा और सोड कल्टीवेटर भी। उसके जैसा इस दुनिया में कोई ना ही है और ना ही होगा। आई होप अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। तो कहानी पर दोबारा से वापस आ जाते हैं। एल्डर चेंग ने अपने ब्रूट फोर्स के दम पर लियोचेन के सभी बंदों को हरा दिया था, इसलिए लियोचेन अगले अटैक के लिए एक सोड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। इधर सुइजैंग बता रहे थे कि ची रिफाइनिंग के लोग हायर लेवल पर पहुंच सकते हैं, मगर ची रिफाइनर से ज्यादा खतरनाक है मार्शल आर्टिस्ट पाथ। आज हमारे ग्रैंडफादर को 11वीं रेल्म पर पहुंचने का मौका मिलेगा और फिर वो एक मार्शल गॉड बन सकते हैं। इधर लियोचेन ने अपने एक जायंट फिश को फॉर्म कर लिया तो एल्डर चेंग भी उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देते हैं और अब वो लियोचेन को कूटने के लिए उसके पीछे लग गए। तो लियोचेन अपने टालिस्मान का यूज करते हुए वहाँ पर गोल्डन शैकल्स को फॉर्म करने लगा तो थोड़ी ही देर में एल्डर चेंग उसमें फंस जाते हैं। लियोचेन कह रहा था कि हम इंसान लालच के चक्कर में खुद को खुद के ही केज में ट्रैप कर देते हैं, हमारा ऑब्सेशन हमें बांध लेता। और फिर उसने एल्डर पर जबरदस्त अटैक कर दिया। लियोचेन उनसे कह रहा था कि आपने जिंदगी भर फाइट की, बिना किसी रोक टोक के पंचेस जड़ते गए, मगर क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है कि आपके टारगेट बनने से कौन शैटर हुआ था? न जाने कितने ही सारे लोग इसमें मारे गए। खैर मैं एक डाविस्ट हूँ और मैं ड्रीम्स पर भरोसा रखता, तो क्यों ना मैं आपको एक सपना दिखाऊं। और अब एल्डर चेंग को एक ड्रीम दिखने लगा जिसमें एक सेंट प्रैक्टिस करते हुए खुद के आसपास सर्कल बना रहे थे। वो कहते हैं कि जब तुम सवालों के जवाब ढूंढने लगते हो तब तुमने खुद में झांकना चाहिए। हम अपने आसपास एक केज बना देते हैं और खुद को ही उसी में कैद कर लेते हैं। तब एल्डर चेंग उनसे कहते हैं कि आप जैसे ही साइड में हटते हो वो सर्कल अपने आप श्रिंक हो जाता, तो आप उसमें से डायरेक्टली बाहर क्यों नहीं आ रहे? जिस पर वो सेंट बताते हैं कि ये एक रूल की बॉर्डर है, बिना रूल्स के इस दुनिया में कोई भी चीज सही से नहीं चलेगी। अगर मैं इस सर्कल से बाहर आया तो रूल ब्रेक हो जाएगा। और इसी पल में एल्डर चेंग को पुरानी बातें याद आने लगी, जहाँ पर छोटा सा सुइजैंग उनसे झगड़े कर रहा था। वो कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया आपके ही इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, जिस पर एल्डर चेंग कहने लगे कि तुम अपने ग्रैंडफादर के साथ बदतमीजी कर रहे हो, तो सजा के तौर पर मैं तुम्हें
तुम्हें 7 दिनों तक इसी कमरे में बंद रखूंगा। जिस पर सुइजैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि 7 दिन क्यों, आप मुझे जिंदगी भर के लिए यहीं पर कैद रखो। वेल यहाँ पर असली एल्डर चेंग सुइजैंग को प्यार जताना चाहते थे, लेकिन वो तो एक ड्रीम में है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। और फिर से एक और मेमोरी उनके सामने आ गई, जहाँ पर एल्डर चेंग उसे बता रहे थे कि मैंने तुम्हें एक बेहतर इंसान नाम दिया, तुम्हारा नाम है सुईचान, जिसका मतलब है पहाड़ों से बहने वाली पानी की आवाज। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने नाम जैसी ग्रेट रिवर्स और माउंटेन्स की महानता को हासिल करो। तुम वाइज बनो और रहमदिल भी। हर एक नोबल बंदे के मुकाबले तुम्हारा कद ऊंचा होना चाहिए। जिस पर सुइजैंग उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि रहमदिल और वाइज, क्या आप रहमदिल हो? जो सुनते साथ ही एल्डर चेंग ने उसे एक जोरदार चमाट लगाकर दूर पटक दिया। और यही सारी पुरानी बातें देख एल्डर चेंग को बुरा लग रहा था कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ किस तरह से बर्ताव किया। यहाँ पर छोटा सा जैंग अपना एक पेपर का परिंदा बनाकर उसे फ्लाई करवा रहा था। दरअसल वो भी इस परिंदे जैसा आजाद होना चाहता है। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब सुईचान अपने घर से भाग निकला। एल्डर चेंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गए थे और उन्होंने उसे वार्निंग दी कि वो दोबारा कभी घर वापिस नहीं आना चाहिए। इधर सुईचान ने अपना नाम चांद से बदलकर जैंग रखा और सेंट वेईशांग का पहला डिसाइपल बना। उसके कुछ दिनों बाद ही सेंट वेईशांग ने तीसरे और चौथे सेंट की डिबेट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उनकी हार हो गई थी। तो कन्फ्यूशियन सेक्ट से उनका स्टैचू भी गिराया जाने लगा। इतना ही नहीं, जैंग उनका डिसाइपल होने की वजह से उस पर भी ताने कसे जा रहे थे। उस वक्त सुईजैंग ने बड़ी भयानक जलीलियत को फेस किया था और यही सारे इंसिडेंट देखकर एल्डर चेंग का माइंड अपने कंट्रोल से हटने लगा। उन्होंने उन डिसाइपल का खात्मा करना शुरू कर दिया जिन्होंने सुईजैंग को हर्ट किया था। सो अब यही सारा गुस्सा उस चट्टानों पर भी उतारने लगे। उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपनी उम्मीदें और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जैंग पर न जाने कितने सारे जुल्म ढाए। वो छोटा सा बच्चा ज्यादा टाइम तक उन्हें झेल ही नहीं पाया और घर छोड़कर भाग निकला। लेकिन जैंग ने जिसे अपना मास्टर बनाया उसे भी ये दुनिया नफरत कर रही थी। साथ ही जैंग जब वेईशांग का डिसाइपल था, उस वक्त वेईशांग ने ज्यादा ध्यान सेंट जीशांग पर दिया। तो यही सारी बातें वजह बन गई जैंग के परिवर्तन के लिए। उसे बचपन से ही किसी का प्यार नहीं मिला और इसी वजह से सुईजैंग ने शतरंज खेलना शुरू कर दिया। वो अपने दावपेच के दम पर ही इस दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। इनफैक्ट उसे हावरान वर्ल्ड का टाइगर ये टाइटल भी मिला। किसी में इतना दम नहीं है कि वो सुईजैंग के खिलाफ जाए। और एल्डर चेंग को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। इसी वजह से वो आज पागलों जैसे भटक रहे हैं। अब वो सेंट उन्हें बताने लगे कि सर्कल के अंदर तुम्हारी खुद की दुनिया और तुम्हारी सोच है, तो बाहर की दुनिया में रहने के लिए हमने रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर तुम इस बाहर की दुनिया में रूल्स को ब्रेक करोगे तो तुम अपना काबू खो दोगे। चाहे फिर तलवार चलाओ या पंचेस थ्रो करो, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। जो सुनते साथ ही एल्डर चेंग रोने लगे। तो सेंटो ने बताते हैं कि खुद के साथ पहला निगोशिएट करो और फिर इस दुनिया के साथ। इसी तरह से तुम अपने इस सर्कल को एक्सपांड कर पाओगे। सो गाइज, यहाँ पर सेंटो ने ये बता रहे थे कि हमने खुद के अलावा दूसरों के भी फ्रीडम की इज्जत करनी चाहिए। जो उन्होंने सुईजैंग के साथ किया वो पूरी तरह से गलत है और अब उस ड्रीम से बाहर आ जाते हैं। वो लियोचन से कह रहे थे कि मुझे तो लगा था मैं सपने देखना भूल चुका हूँ। तो लियोचन कहते कि आपके जैसा महान कल्टीवेटर सपनों को गिव अप नहीं कर सकता। आपने हमेशा ही जज्बातों को दबा के रखा। और इतना कहते साथ ही लियोचन उन पर अटैक करने के लिए एक हेवी सोर्ड को फॉर्म कर लेता है। एल्डर चेंग बता रहे थे कि मैं एक प्रॉपर स्कॉलरली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और फिर एक दिन मैं दुनिया घूमने निकल पड़ा। यहाँ पर लोग कहते कुछ और करते कुछ और थे। उन्होंने न जाने कितनी सारी इवल काम किए और मैंने उन्हें पनिश किया। साथ ही यहाँ पर हमें एल्डर चेंग और चेनपिंग के दरमियान कुछ दिनों पहले हुई बैटल भी दिखाई जाती है। एल्डर उससे पूछ रहे थे कि बताओ तुम उस दुनिया को फेस कैसे करोगे जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो चाहे किसी भी बात पर क्यों ना चले, उन्हें कभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जब वो किसी सही या गलत सिचुएशन में फंस जाए तब वो लोग वही करते हैं जिसमें उनका फायदा हो। उन्हें सही या गलत से कोई लेना देना नहीं होता। सो गाइज, यहाँ पर हमें एक साथ दो बैटल्स दिखाई गई हैं। एक तो लियो चेन के साथ होने वाला मुकाबला और कुछ दिनों पहले चेनपिंग के साथ हो रही बैटल। एल्डर चेंग ने अपने पावरफुल पंचेस के साथ लियो चेंग के अटैक को काउंटर कर लिया था। साथ ही वो चेनपिंग को बता रहे थे कि लोग रूल्स की बकवास करते रहते, मगर रूल्स तो बनाते ही इसलिए ताकि वो खुद उन्हें ब्रेक कर पाए। और अब बात करते हैं दूसरे टाइप के लोगों की, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मेरा पंच मैंने लोहे जैसा सख्त बनाया और
तलवार धारदार बनाई। अगर हेवन एंड अर्थ मुझे रोकने आए तो मैं उन्हें अपने पंचेस के साथ शैटर करूंगा। अगर इस दुनिया के ग्रेट लॉज मुझे सप्रेस करने की कोशिश करे तो मैं उन्हें ब्रेक कर दूंगा। इधर लियो चेन की हेवनली सोर्ड पर जबरदस्त क्रैक पड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एल्डर बताते हैं कि मैं अन्याय के खिलाफ हूँ, मैंने बेवजह किसी को खत्म नहीं किया, मैं लोगों के कैरेक्टर को समझ सकता हूँ। तो बताओ तुम कौन हो, वो लोग जो अपने फायदे के लिए रूल्स को ब्रेक करते हैं या फिर वो लोग जो खुद को बनाने पर यकीन रखते हैं। और अब यहाँ पर उन्होंने अपनी एक गजब की टेक्निक को रिवील किया जिसका नाम था द गॉड स्ट्राइक्स द ड्रम, और ये मूव उन्होंने लियो चेन के खिलाफ इस्तेमाल की थी। यहाँ पर उनकी एनर्जी बड़ी तेजी के साथ फ्लक्चुएट हो रही थी। वो कहते हैं कि मेरा ये पंच हेवंस के इमॉर्टल्स को स्ले कर सकता है, तो आपकी इस तलवार की क्या ही औकात। और फिर एक जोरदार स्ट्राइक के साथ उस जायंट सोर्ड को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। मगर उसी वक्त लियो चेन अपने एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है। साथ ही उसने अपनी 14th realm की पावर का यूज करते हुए अपने धर्मा फॉर्म को समन किया, जिसके सामने एल्डर चेंग एक मामूली चींटी जैसे नजर आ रहे थे। उसने एल्डर चेंग को अपनी हथेली पर उठा लिया था। वो कहने लगे कि तुम्हारा वो पंच 11वें realm के एज पर पहुंच गया था, अब बस एक और पंच मूव की दरकार है। अगर पंचेस का एक और सेट हिट करोगे तो तुम एक मार्शल गॉड बन सकते हो। जो सुनते साथ ही एल्डर अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने सामने आने वाली हर एक चीज को ब्रेक कर आगे बढ़ने लगे। उन्हें अब बस 11वें realm पर पहुंचना था। वो बताते हैं कि 10वीं realm के मार्शल आर्ट 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। एक है विगरस सर्जिंग एनर्जी, दूसरी है रिटर्न टू ट्रूथ और आखिरी लेयर है स्पिरिट अराइवल। वेल यहाँ पर एल्डर चेंग ने बड़ी ही भयानक अंदाज में अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करते हुए लियो चेन पर बड़ा ही भयानक पंच रिलीज कर दिया। वहीं पर लियो चेन अपने सामने एक शील्ड फॉर्म करके उस अटैक को काउंटर कर रहा था, लेकिन एल्डर का वो पंच उसे भी ब्रेक कर देता है। और अब उनकी पावरफुल ऑरा से ही लियो चेन पीछे की तरफ पुश होने लगा। वहाँ पर तबाही मच गई थी। तो लियो चेन बड़ी ही तेजी के साथ उन्हें ट्रैप करने लगा। उसने एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए एल्डर चेंग पर कई सारे टावर्स बरसा दिए और साथ ही साथ उन पर ढेर सारा प्रेशर भी रिलीज करने लगा। वो कहते हैं एल्डर चेंग, आपको मेरे साथ मुकाबला करना था तो आपकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, लेकिन अभी मुकाबला यहीं पर एंड हो चुका है। आपने जहाँ तक मार्शल आर्ट के पाथ को फॉलो करना था वो कर लिया, अब यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। साथ ही लियो चेन की स्ट्राइक्स बड़ी तेजी के साथ एल्डर चेंग की बॉडी में पियर्स हो रही थी, मगर एल्डर चेंग यहाँ पर रुकना नहीं चाहते। वो कहने लगे, ना इतना तो काफी नहीं, ये बिल्कुल भी एंड नहीं हो सकता। जिस पर लियो चेन कहने लगा कि एल्डर, क्या आपकी कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं? तो एल्डर बताने लगे कि मैं माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था, जहाँ से मैं जेड से बने टावर्स, बादलों के समंदर और सेलेस्टियल बीइंग्स को देख पा रहा था, मगर वो खूबसूरत नजारा मेरे लिए काफी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग भी यही दोहरा रहा था कि ना ये तो काफी नहीं होने वाला, ना वाइन काफी है, ना रिवर्स और ना ही माउंटेन्स, मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं होने वाला। और उसका ये अंदाज एल्डर को काफी ज्यादा पसंद आया। तो एल्डर कह रहे थे, चल फिर आजा, मैं तुझे और थोड़ा सा रिवॉर्ड देता हूँ। जिसके बाद उन्होंने चेनपिंग पर पंचेस की बौछार करना शुरू कर दी। उसकी बॉडी में मौजूद हर एक एक्यू पॉइंट्स को टेम्पर कर रहे थे। ओके थे बच्चे, सिर्फ तेरे ही खातिर ये बुड्ढा अपनी 36 पंच वाली मूव का यूज करेगा। अगर तू इसे झेल पाया तो इस दुनिया के तीनों ग्रेटेस्ट realm के टॉप पर पहुंच जाएगा। और अब उनके ढेर सारे मार्शल फॉर्म्स के साथ एल्डर चेंग चेनपिंग पर अटैक करने रवाना हो गए। वहीं पर चेनपिंग ने भी उन पर काउंटर पंच हिट कर दिया था। उन दोनों में बड़ा ही जबरदस्त क्लैश हुआ। और ये है एल्डर चेंग की गॉड स्ट्राइक्स द ड्रम टेक्निक की पहली मूव, द हेवन स्प्लिटिंग माउंटेन शैटरिंग। इसी मूव का यूज करके उन्होंने लियो चेन के जेड टावर्स की बैंड बजाना शुरू कर दी। उन्होंने भी हार नहीं मानी थी और उन्होंने चेनपिंग को भी यही सिखाया कि चाहे तुझे कितनी ही पावर्स क्यों ना मिले, उसमें कभी सेटिस्फाइड मत होना। वही दूसरी तरफ लियो चेन कह रहा था कि आपका ये पंच जियांग क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर की याद दिला रहा। चलो अब मैं आपको एक और मौका देता हूँ, देखते हैं क्या आप 11वीं realm पर पहुँच पाओगे। सब एल्डर भी अपना पंच लेकर उसकी तरफ रवाना हो गए। लियो चेन भी अपने सामने कैरी फॉर्म करके उन पर ढेर सारी एनर्जी बरसाने लगता है, लेकिन एल्डर चेंग ने तो उस एनर्जी की वाट लगाकर सीधे लियो चेन को पुश किया। लियो चेन जैसा 14th realm वाला ची रिफाइनर भी उनके सामने फीका पड़ रहा था। उसने न जाने कितने ही पंचेस को काउंटर कर लिया, लेकिन एल्डर ने उस पर एक ऐसा हमला किया कि लियो चेन की
बॉडी में बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतना भयानक पंच इंटेंट भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आज तक 11वीं रेल्म पर इन 10,000 सालों में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट पहुंच नहीं पाया, लेकिन ये मार्शल हाफ गॉड उस लेवल को डिजर्व करते हैं। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी एल्डर चेंग की बॉडी के आसपास रिवॉल्व हो रही थी। उन्हें बस अब एक आखिरी पंच लियो चेन पर थ्रो करना था और फिर वो एक कंप्लीट मार्शल गॉड बन जाएंगे। और इसी वजह से इस दुनिया में मौजूद एनर्जी अपने आप ही उनकी तरफ पास होने लगी, मानो ये दुनिया चाहती है कि वो 11वीं रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर ले। डेली डायनेस्टी के एम्परर का छोटा भाई सोंगजैंग भी ये सब देख रहा था। इधर चेनपिंग भी इस गजब के ऑरा को देखकर वेईबो से पूछने लगा कि क्या आपको लगता है एल्डर वो आखिरी पंच थ्रो करेंगे? सभी महान दिग्गजों की नजर इसी बैटल पर थी। अगर एल्डर चेंग पंच हिट करेंगे तो मार्शल गॉड बनेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर हम कन्फ्यूशियन के सेजेस को भी देख पाते हैं जो कि इस फाइट को विटनेस कर रहे थे। मगर तभी एल्डर यांग ने एल्डर चेंग पर प्रेशर रिलीज किया। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि एल्डर चेंग इस पंच को थ्रो करे, क्योंकि उन्हें पता था कि फिर आगे क्या होगा। वहीं पर लियो चेन का फॉर्म वैनिश होकर वो अपने लोटस आर्टिफैक्ट को पहन लेता है। साथ ही वो एल्डर चेंग से कहने लगा कि अगर आपने पंच हिट किया तो मैं उसे काउंटर करूंगा, और अगर मैं गलती से भी कामयाब हुआ तो आपकी सीधे मौत हो जाएगी, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हुए तो सीधे मार्शल गॉड बनोगे। लेकिन एल्डर चेंग को तो धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि अगर ग्रैंड मास्टर लियो चेन अपनी फुल फोर्स का यूज करे तो क्या वो मुझे रोक पाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और अब यहाँ पर एल्डर चेंग अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार हो गए, तो लियो चेन ने भी वहाँ पर अपनी 14th रेल्म की फुल पावर को एक्टिवेट कर लिया। उसका धर्मा फॉर्म विशाल पहाड़ जैसा एल्डर चेंग को रोकने के लिए खड़ा था। उसने बड़ा ही भयानक फॉर्मेशन अपने सामने सेटअप कर लिया और वहीं पर एल्डर चेंग भी उस पर अपना फाइनल पंच थ्रो करने वाले थे। लेकिन उसी वक्त उन्हें चेनपिंग का एक विजन नजर आता है और उस विजन को देखते साथ ही एल्डर ने अपनी रफ्तार को रोकने की कोशिश की, मगर क्लैश होते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी सर्ज होना शुरू हो जाती है। और गाइस वाकई ये सीन जबरदस्त था, लेकिन एल्डर चेंग की सारी पावर्स उन्होंने किसी और दिशा में डायरेक्ट कर दी, यानी कि वो आखिरी पंच उन्होंने हिट नहीं किया था। ये सब देखकर जैंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन सुइजैंग कहते हैं कि ये हमारे ग्रैंडफादर का डिसीजन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वहीं पर लियो चेन भी उनसे यही सवाल पूछने लगा कि आपने अपने अटैक को रोक क्यों दिया? तो एल्डर बताते हैं कि मैंने हमेशा बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी गुजारी, वही मेरे लिए फ्रीडम था। और मुझे ये बात रियलाइज हुई कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे हरा सके। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा कि जिसे मैं फ्रीडम समझता था असल में वो एक प्रिजन है। मैंने किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अब मैं दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ। आज मैंने वो पंच इसलिए थ्रो नहीं किया क्योंकि उसका रीजन है चेनपिंग। दरअसल चेनपिंग ने मुझे बताया था कि एक ताकतवर की आजादी की वजह से किसी कमजोर की आजादी पर आंच नहीं आनी चाहिए। साथ ही चेनपिंग ने उनसे कहा था कि मैं हमेशा कमजोरों के लिए फाइट करूंगा, मेरे पंचेस कभी भी रुक नहीं सकते। और जब ये बात उन्होंने लियो चेन को बताई तब लियो चेन कहते कि आपने सिर्फ चेनपिंग की वजह से एक मार्शल गॉड बनने का मौका गवा दिया। तो एल्डर उससे कहते कि जब मैं आपको हराने की कगार पर था उस वक्त ही मैंने इस पूरी दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट की डेस्टिनी को देख लिया। वहाँ पर मुझे मार्शल आर्ट के पिक पर पहुंचा हुआ सुप्रीम वॉरियर नजर आया। उसे देखते ही पता चला कि मार्शल आर्टिस्ट के पास अब ज्यादा फॉर्चून नहीं बचा। पहले ही कुछ गॉड्स बने हैं जिन्होंने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब अगर मैं मार्शल गॉड बनूंगा तो ये मौका किसी और को नहीं मिलने वाला। सिर्फ मैं गॉड बनूंगा, लेकिन बाकी की किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए कोई फ्यूचर नहीं होगा। मगर कोई है जो आगे चलकर इस रास्ते को दोबारा से ओपन करेगा। वो अकेला बंदा इस रास्ते पर जाके एक मार्शल गॉड बनेगा और ये फॉर्चून दोबारा से रिस्टोर होगा। सो यहाँ पर उन्हें उम्मीद थी कि चेनपिंग ही ये रास्ता अनब्लॉक करेगा। तो सुइचेंग कहते कि मार्शल गॉड बनने से बस मेरे अकेले का फायदा होगा, लेकिन मैं सभी मार्शल आर्टिस्ट को आगे ले जाना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैंने आप पर फाइनल पंच थ्रो नहीं किया। यही पंच मेरे बिहाफ में कोई और मारेगा। तो लियो चेन उससे कहते कि एल्डर आप ये बात जानते ही होंगे कि इस पंच को हिट ना करके आपने इमॉर्टलिटी का मौका गवा दिया। जो सुनकर ही एल्डर हंसने लगे। उन्हें अपने आंखों के सामने सुइजैंग, फायर पाइथन, शाओटोंग और चेनपिंग नजर आ रहे थे। और तो और उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है कि वो एक मार्शल गॉड नहीं बन पाए, जिसके बाद वो कमजोर होकर नीचे गिरने लगते हैं। इधर लियो चेन ने अपने लोटस की एक पेटल ब्रेक कर दी। दरअसल ये उसने एल्डर चेंग के सम्मान में किया था। इधर जैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि आखिर हमारे ग्रैंडफादर ने ये मौका हाथ से क्यों जाने दिया, अब वो कभी एक इमॉर्टल नहीं बन पाएंगे। तो सुइजैंग उसे समझाने लगे कि अगर ग्रैंडफादर वो पंच हिट करते तो वो मार्शल गॉड बन जाते। और ये बात हाओरेन के 9 प्रोविंसेस के साथ साथ किंगमिंग
हेवन के ग्रैंड मास्टर को खटक जाती। वो लोग ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे बाओपिंग कॉन्टिनेंट का वॉरियर एक मार्शल गॉड बन जाए। फिर तो वो हमारे ग्रैंडफादर के साथ साथ हम सभी को टारगेट करते। ग्रैंडफादर का तो वो लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन तुम, मैं, चेनपिंग, दोनों पाइथन्स और वेइबो, हम सभी को टारगेट किया जाता। जो भी एल्डर के करीब है उन सभी को मार दिया जाता। तो उन्होंने गॉड बनने का मौका सिर्फ हमारे लिए सैक्रिफाइस किया। अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजारना चाहते हैं। इधर लियोचेन कह रहा था कि जब एल्डर चेंग ने ओपन चीट किया था उनकी पावर्स ब्रेथ टेकिंग थी। मैंने कभी ऐसा वॉरियर नहीं देखा। इधर वेइबो चेनपिंग से कहने लगे कि मेरे दोस्त, तुम मेरे सबसे करीबी लोगों में से एक हो। तुम्हारे मुझ पर कई सारे एहसान हैं और अब मुझे पछतावा हो रहा कि उन दवाइयों के मैंने तुमसे पैसे लिए थे। तो चेनपिंग भी मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि अभी भी देर नहीं हुई, चलो जल्दी से वो पैसे वापस कर दो। जिस पर वेइबो कह रहा था मेरे दोस्त, मैं तो मजाक कर रहा था। और उतने में हमें आसमान में एक जायंट स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाया जाता है। वेल ये एक कुनशिप है जिसे फ्लाइंग कैरेज जैसे यूज किया जा सकता था। अब इस कुनशिप को देखते साथ ही चेनपिंग मायूस हो गया। उसका स्मॉल टाउन छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो वेइबो से कहने लगे कि यहाँ से जाकर तुम अपने दूसरे दोस्तों से मिल पाओगे, उनके साथ तुम्हें वाइन पीने का मौका मिलेगा और फिर जब तुम वहाँ से वापिस आओगे तब हम दोनों भी वाइन पियेंगे, इसलिए प्लीज मायूस होकर मत जाओ। तो चेनपिंग भी उन्हें जल्दी से वापिस आने का वादा कर वहाँ से रवाना हो गया। उसकी इस कुनशिप को पाइथन्स और शुई ने भी देख लिया। वहीं पर एल्डर चेंग कह रहे थे कि बच्चे, अगर तू 11वीं realm पर नहीं पहुंचा तो मैं तुझे जहन्नुम के दरवाजे पर पहुंचा दूंगा। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से रवाना हो गए। दरअसल एल्डर चेंग ने चेनपिंग और अपनों की खातिर इमॉर्टैलिटी को लात मार दी और फाइनली चेनपिंग भी हमें बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ सोर्ची ग्रेट वॉल पर। कुछ टाइम बाद दोबारा से तुम लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। और इसी के साथ सोर्ड ऑफ कमिंग का सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।